अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का प्रीलियम पेपर 2021 का फर्स्ट ईयर जूलॉजी के एमसीक्यूज़ करेंगे प्रीलियम पेपर के। ठीक है, तो पहला सवाल गिवन है एम्यूबिक डायसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय। तो ये होता है, अगर यहाँ पे एंड एम्यूबा हिस्टोलॉटिका नहीं लिखा हुआ होता है तो हम यहाँ पे एम्यूबा भी चूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक हमें एक आंसर दे दिया है तो यहाँ पे यही हो जाता है इसका आंसर। उसके बाद अगला सवाल है द फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड। तो वो कहलाती है सेरीकल्चर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हनी बी की जो फार्मिंग होती है वो एपीकल्चर कहलाती थी। उसके बाद हार्ट बीट पर मिनट इन अ हेल्दी पर्सन इज़। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर जितना हार्ट बीट करता है वो होता है 72 टाइम्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 357 पे आपको मिल जाएगा, बुक में मेंशन है। बाकी नॉर्मल वैल्यू थी, आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में पूछते हैं जिस तरह इसमें पूछा हुआ है। उसके बाद है रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज़ एब्सेंट इन। तो आपकी बुक में जहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, वहाँ पे बताया कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है एब्सेंट होता है ओपन टाइप सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, वो किन के अंदर होता था? एक तो होता था अर्थ्रोपोड्स के अंदर, दूसरा मॉलिस्कन्स के अंदर और तीसरा ट्यूनिकेट्स वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? फ्रॉग एम्फीबियन होता है, ये नहीं होगा। कॉकरोच एक अर्थ्रोपोड होता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे हम आगे भी देख लेंगे। रैबिट एक मैमल होता है तो ये भी नहीं हो सकता। अर्थवॉर्म एनालिड है तो ये भी नहीं है। बाकी बुक में पेज 341 पे आपको वाली बात लिखी हुई मिल जाएगी ओपन टाइप सर्कुलेशन के अंदर, उसकी एग्जाम्पल भी, और वहाँ पे ये भी मिल जाएगा क्यों वहाँ पे रिस्पायरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत उनको नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी सर्फेसिस इतनी, मतलब उनको एज सच गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती। रिस्पायरेटरी पिगमेंट का क्या था, काम क्या था कि वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और उसकी ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी में। तो वैसे ही इनका ब्लड जो है वो आराम से इनकी टिश्यूज़ के अंदर जो है वो चला जाता है और फिर वहाँ से जो है वो मतलब इनको एज सच गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, ये रीज़न यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाली बात बता रही हूँ, प्रॉपर रीज़न नहीं है इस बात का। उसके बाद था कि कर्ट टीथ्स इन स्नेक्स फॉर बाइटिंग आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं फैंग्स। पेज नंबर 228 पे आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, फैंग्स वर्ड जो है वो बोल्ड हुआ है। उसके बाद है दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। पीसीएचएस के पेपर में ये सवाल रिपीट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि लिवर है बुक में लार्जेस्ट ग्लैंड एज वेल एज लार्जेस्ट ऑर्गन के तौर पे भी लिवर जो है वो लिखवाया हुआ है। वैसे ऑर्गन नहीं होता लेकिन हर जगह ग्लैंड से रिलेटेड ही पूछते हैं, जो कि एक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो लिवर होता है। ऑर्गन में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था, ये वाली बात उसमें डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद था दिस कार्बोहाइड्रेट इज़ फाउंड इन मिल्क। तो मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज। आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, इसके 2 मोनोमर्स होते हैं, एक ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलके लैक्टोज बनता है जो कि मिल्क के अंदर होता है, मिल्क शुगर होती है बेसिकली। उसके बाद है दिस इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय हाइड्रा। तो बुक में बताया हुआ है कि प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे जो होते हैं वो हाइड्रा डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन वो जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो स्टार्च होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसका एक पॉलीमर है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 289 के ऊपर हाइड्रा की डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम इज अटैच्ड एट। पीएचएस के पेपर में इस तरह का एक सवाल डिस्कस हुआ था कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है उसमें जो इनहिबिटर होता है नॉन कॉम्पिटिटिव वो जाके बाइंड करता है अदर देन एक्टिव साइड। तो वो होती थी एलोस्टेरिक साइड। जो अदर देन एक्टिव साइड होती है दूसरी साइड, उसको एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। इस तरह के इनहिबिशन को एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कहते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो जाके बाइंड करता है एक्टिव साइड के साथ, मतलब वो जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ compete करता है और फिर जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है जैसे कि एक्टिव साइड, तो फिर ये वहाँ जाके बाइंड करते थे कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करते, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्ट्स। ऑप्शन में है ल्यूमिनस, एनोफिलस, सिल्वर फिश या फिर कॉकरोच। इंसेक्ट बेसिकली क्लास इंसेक्टा थी, यानी क्लास इंसेक्टा से कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं? तो एनोफिलस जो कि फीमेल मॉस्किटो का नाम था जो कि वो करवा रही थी, मलेरिया करा रही थी, तो ये होती है इंसेक्ट। सिल्वर फिश भी एक इंसेक्ट होती है, मतलब क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है। कॉकरोच भी इंसेक्ट होता है। सिर्फ लिमिनस जो होता है वो बिलोंग करता है अर्थ्रोपोड्स ही होते हैं, कि यहाँ पे अर्थ्रोपोड नहीं है, उन्होंने उसकी क्लास इंसेक्टा का पूछा हुआ है कौन सा है और इसमें से कौन सा नहीं है और कौन से सारे हैं। तो लिमिनस जो था वो बिलोंग कर रहा था क्लास मीरोस्टोमेटा, ये अर्थ्रोपोड की जो सब क्लास होती है, जो उसकी क्लास होती है बेसिकली। उसके बाद था इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्जुगेट या जो एंजाइम्स होते हैं वैसे नॉर्मली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। पीसीएचएस के पेपर में ये वाला सवाल था कि उसमें प्रोटीन पार्ट पूछा हुआ था, यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट पूछ रहे हैं। प्रोटीन पार्ट जो होता है वो एपो एंजाइम होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं जनरली, लेकिन अगर उसके अंदर कोई और नॉन प्रोटीन पार्ट या कोई और सब्सटेंस अगर ऐड हो जाए तो वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम हो जाते हैं, जिसको हॉलो एंजाइम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे एंजाइम की जगह हॉलो एंजाइम भी लिखते हैं तो आंसर यही था।
उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। तो PSHS के पेपर में भी वाला सवाल रिपीट हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लोनिंग क्या होती है, किसी भी सेल की जो है वो 2 और कॉपीज़ बन जाना, इस तरह से कि जेनेटिक मटीरियल जो है दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम चला जाता है, यानी एक सेल की जो इस तरह से कॉपीज़ बन जाती है उस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। और नेचुरली जो होता है रीजनरेशन जो होती है, बॉडी में कहीं पर कोई चोट वोट लग जाए या कुछ इस तरह का कोई मसला हो जाए और वहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करके दोबारा से उसी तरह के सेल्स बनाए थे, तो वो रीजनरेशन होती है, इसके अंदर होता है। क्लोनिंग की जो बुक में आपकी डेफिनेशन है चैप्टर 1 में, उसी में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आइडेंटिकल ट्विंस भी इसी तरह के होते हैं, एक जाइगोट बनता है, एक ओवम और स्पर्म की फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है, फिर उसी की जो है वो एक और कॉपी बन जाती है इस तरह से, यानी कि ये एक वो था जाइगोट था, उसी की एक और कॉपी बन गई जो कि उसका ट्विन बन जाता है। जबकि डाइजाइगोटिक के अंदर क्या होता है कि 2 स्पर्म्स होते हैं, वो 2 अलग ओवम से जो है वो फ्यूज़ करके 2 अलग जाइगोट्स बनाते हैं, यानी डाइजाइगोटिक। डाई मीन्स 2, जाइगोट मीन्स 2, तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल बनाते हैं, कहलाते तो ट्विन्स है, लेकिन ये क्लोनिंग से नहीं बनते। इसी तरह ट्यूमर और कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड जो होती है डिवीजन हो रही होती है, बहुत सारे सेल बनते हैं, क्लोनिंग से कॉपी बनती जाती है, ये चीज़ मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डाइजाइगोटिक। इसके अंदर नेचुरल क्लोनिंग नहीं होती, ट्यूमर के अंदर भी होती है, कैंसर के अंदर भी क्लोनिंग ही हो रही होती है। उसके बाद था लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म इस, तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो होता है बाइपिनेरिया, ठीक है। जो आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो बड़ा अच्छा दिया हुआ है, उसके साथ आप उसको दोबारा से बना लें, उसी में आगे जो है वो एक और कॉलम बना के जिसके जहाँ भी जिसके लार्वा गिवन है उसको लिख लें, ठीक है। तो प्लेनिला किसका लार्वा था, साइनिडेरियंस का, ये आपको याद होना चाहिए। टॉर्निया जो था वो हेमिकॉर्डेटा का लार्वा था, और जो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया हुआ है इन्होंने, ये बेसिकली वो होता है एक जाइगोट होता है जो कि उसके अंदर बन रहा था, मलेरिया का जाइगोट था जिसको ऊकाइनीट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, चाहे आपको सबके लार्वा याद होने चाहिए। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है बाय दी बैक्टीरियम जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो ट्यूबरक्लोसिस करवाता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज, तो ये होते हैं स्टेरॉइड इन नेचर। बुक का मतलब बुक का MCQ है, बुक के अंदर ये MCQ गिवन है, वहीं से आया है, PCHS में भी रिपीट हुआ था। उसके यानी इससे आपको पता चलता है कि जो बुक के MCQs हैं वो भी आपने करके जाना है, पास्ट पेपर, मॉडल पेपर, बुक के MCQs, इन सब की अच्छी तैयारी करके जानी है, पेपर के लिए भी, MCAT के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सब्सटेंस प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ लीचेस इज, तो वो होता है हेरोडिन, बुक में गिवन है पेज नंबर 207 के ऊपर आपको बॉक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी बॉक्सेस भी जो होते हैं बुक के वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद था द स्टडी ऑफ फिश इज़ कॉल्ड, तो उसको कहते थे इथमोलॉजी, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, ठीक है। उसके बाद था रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, PSHS के पेपर में ये पूछा था आपसे, टोटल लंग कैपेसिटी पूछी थी, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि 3 और टर्म्स आपकी बुक में गिवन है, उनकी भी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1 लीटर। इसके अलावा जो होती है एक टाइडल कैपेसिटी होती है और एक वाइटल टाइडल वॉल्यूम होता है शायद, और एक होती है वाइटल कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि जो टाइडल वॉल्यूम है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम ही था, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है हाफ ऑफ द लीटर, यानी ये होता है 450 to 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, PCHS वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है 4 लीटर, और जो 5 लीटर था वो था टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। उसके बाद है RBC कंटेन एंजाइम, उसके अंदर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है, किस तरह से कि ये इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। रिएक्शन होकर जो बनता है ये कार्बोनिक एसिड जो बनता है वो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल था पेनक्रियास सेक्रीट 3 टाइप्स ऑफ, तो आपकी बुक में बताया कि पेनक्रियास जो होता है वो 3 तरह के एंजाइम सेक्रीट करता है और 2 तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे अगर आप जनरली रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्मोन्स भी 3 ही होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 बताए हुए हैं, तो आप इंटर के लेवल पे या MCAT के लेवल पे तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 एंजाइम वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इवन तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो बोथ A एंड C बोला हुआ है, यानी A और C तो नहीं हो सकते, अगर A और B भी बोला होता तब भी मेरे ख्याल से आप हार्मोन वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करते, आप एंजाइम वाला ही करते, क्योंकि आपकी बुक में 3 एंजाइम का जिक्र है लेकिन हार्मोन 2 ही बताए हुए हैं। लेकिन जब आप आगे लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 हार्मोन्स पेनक्रियास सेक्रेट करता है, जो आपके लेवल की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे हो जाते हैं वाले MCQs कंप्लीट। आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।